Hi everyone, this is Janardhan and welcome to JK अधिगम क्लासेस। सर्व विद्या की राजधानी काशी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों से जो वीडियोस नहीं आ रहे थे, तमाम विद्यार्थी जो अलग अलग मंचों से मुझसे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन बैचेस के माध्यम से, तमाम जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, उन सभी का ये कहना था कि सर 10 दिन हो गए अभी तक आपने वीडियो नहीं डाला। तो अभी जो आप देख रहे हैं, इन्हीं सारी व्यवस्थाओं में मैं लगा हुआ था। तकरीबन 10 दिनों से लगातार निरंतर इसके पीछे मेहनत जारी था और अंततः आज जाके वो सारी की सारी जितनी भी जरूरी खाना पूर्ति थी वो समाप्त हो गई। और अब क्योंकि देखिए सबसे बड़ी इशू क्या थी कि बोर्ड पे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता पा रहा था, या कहीं ना कहीं बोर्ड पे वो चीज़ें संभव भी नहीं हो पाएंगी। तो अब बिल्कुल एक नए सिरे से सारी चीज़ों की शुरुआत होगी और बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपकी प्रिपरेशन को एक नया जो है मोड़ मिलेगा। कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो विगत इन दिनों में हुई हैं, जिसके ऊपर हमेशा से मेरा नज़र था, लेकिन चूंकि ये सारी व्यवस्थाओं को मुझे करना था, इस वजह से उस पर वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है सभी विद्यार्थियों के बीच में वो ये है कि 4 सालों के बाद केवीएस की वैकेंसी आई है, लेकिन एक बहुत अफसोस की बात है कि जो सीटेट अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो अंत तक बने रहिएगा। क्या पता आज जो मुहिम में लेके चलना शुरू करूं उससे, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मैं बस अपनी जो है आपको संभावनाएं बता रहा हूं या अपनी जो है अंदर की जो बातें हैं जिससे लग रहा है मुझे कि शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि कुछ अगर हम पीछे की एग्जाम्स के ट्रेंड्स को देखें, जिसमें 2015 वाले बैच ने जब 2018 में एग्जाम्स हुए थे, 68,500 के एग्जाम्स हुए थे, उस टाइम पे भी उन लोगों ने कुछ इस तरीके से अभियान चलाया था जिसके वजह से पहले यूपी टेट कराया गया और उसके बाद जो है उनका एग्जाम लिया गया। 2018 की हम बात करें तो 2018 में भी केवीएस ने सीटेट अपियरिंग वालों को अलाउ किया था। इस बार प्रबल संभावना थी कि जो सीटेट वाले हैं अपियरिंग में उनको अलाउ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या किया जा सकता है इसके ऊपर? इसके ऊपर बहुत बड़ी एक चीज़ है कि देखिए सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। अगर आप चाहेंगे, हम सभी लोग चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को जो संबंधित डिपार्टमेंट है या संबंधित लोग हैं उन तक पहुंचाया जा सकता है। और विश्वास करिए, अगर सही तरीके से अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ठीक है, तो इन सारी विषयों पे अंत में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वन बाय वन करके सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो केवीएस का नोटिफिकेशन आया है, कितनी इसमें जो है सीटें हैं पीआरटी के लिए। मेन हमारा जो फोकस होगा वो पीआरटी के ऊपर ही होगा, और भी जो टीजीटी और पीजीटी से संबंधित चीजें हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या जो है इसमें परिवर्तन मूलतः हम लोग को देखने को मिले हैं, आइए सबसे पहले हम उसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, आइए सबसे पहले जो है हम लोग चेक करते हैं कि ये आपका जो एडवर्टीजमेंट है, आप देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसमें जो पीआरटी है, प्राइमरी टीचर है, अभी तक जितने भी पीआरटी में वैकेंसीज आई हैं उन पीआरटी की वैकेंसीज में एक बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 6,414 के आसपास। और कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, ऐसा भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने मेहनत की अच्छे से तो एक सीट आप बिल्कुल अपनी पक्की कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और भी बातें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जितने भी पीआरटी में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन। कहने का मतलब आप जो है 12वीं पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ ही साथ आप जो है
डीएलएड धारक होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है पीआरटी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, ठीक है ना, या तो आपका 12th हो और 4 साल का इंटीग्रेटेड जो है बीएलएड होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद देखिए, या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। एक बहुत बड़ा जो है लोगों के मन में भ्रम था कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनका क्या होगा। तो जी आप बिल्कुल इस एग्जाम में अलाउड है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। इस एग्जाम में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे शर्त है या बात है कि आपका जो कोर्ट में जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसी के आधार पे आगे चल के जो है चयन प्रक्रिया में चीजें की जाएंगी। लेकिन आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, और पूरा आशा और विश्वास है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो सबके हित में होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज यहां पे प्राइमरी में लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही वो बात है जो तमाम 30-35 लाख कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है कि जो इस बार सीटेट में अपियरिंग थे वो जो है अलाउ नहीं हो पाए। उन्हीं कैंडिडेट्स को ये अलाउ कर रहा है जो ऑलरेडी सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। करेंगे इस पे अंतिम में हम लोग बात, क्या कर सकते हैं इसके लिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। तो देखिए केवीएस की जितने भी विद्यालय हैं वो सारी के सारे इंडिया के अलग अलग राज्यों में हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में सामान्यतः ये डिमांड करते हैं आपसे कि आपको एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आप दोनों ही माध्यमों में अच्छे से पढ़ा सके। ऑफलाइन बैचेस में भी आपको मैं बताते रहता हूं कि क्या करना है। सामान्यतः जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि थोड़ा सा वो इंग्लिश से डरते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। 2-4 बातें मैंने बताई हैं इंटरव्यू से पहले, जैसे अपने घर में एक शीशा आप लगा लें और शीशे के सामने स्वयं से बात करना शुरू करें इंग्लिश में। परिवार में सामान्यतः जो भी बड़े लोग हैं या बच्चे हैं उनके साथ में आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें। आप ऑफलाइन जितने भी बैचेस हैं, जितने भी आप विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा आपस में इंग्लिश में इंटरेक्शन करना शुरू करें। हिंदी आपको कोई नहीं सिखाया था, हिंदी बोलते 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 हम लोग सीख गए। इसी तरीके से इंग्लिश की भी बात है, धीरे 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 जब आप बोलते रहेंगे, अपने मन का डर निकालते रहेंगे, तो ये भी आप सीख जाएंगे। तो बिल्कुल आप डरिए मत, ठीक है। आगे डिजायरेबल में है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए और वो जो है इसेंशियल नहीं है, ठीक है ना, डिजायरेबल है, वो ऐसा चाहते हैं। नो डाउट जितने भी अभी के विद्यार्थी आ रहे हैं थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर पे बिल्कुल ही वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपको देखने को मिली। उसके बाद आप देखिए इंपॉर्टेंट में, बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded. मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था ना कि बीएड वाले अलाउ तो हैं, ये सारा का सारा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर देगा उसी के आधार पे बीएड वालों का आगे चल के जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं और भरिएगा भी। मान लीजिए आपने इस डर में नहीं भरा कि पता नहीं आगे क्या होगा और पता चला कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड को अलाउ कर दिया, तो इसीलिए जो है आप जरूर भरिएगा, ठीक है। एक जो मैंने आपको बात बताई थी कि चाहे वो आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपके फीस को रिफंड नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा कर दिया था। इसके बाद देखिए कुछ और एज रिलैक्सेशन से संबंधित बातें हैं, उनको देख लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस के साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक एक बात, एक एक छोटी छोटी बात जो अन्य जगहों पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो काफी फ्रूटफुल होने वाला है ये वीडियो। एज रिलैक्सेशन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए
5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पीआरटी में, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन में आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल मिलेगा। और उसके बाद वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, चाहे टीजीटी के लिए हो, लाइब्रेरियन के लिए हो या पीआरटी के लिए हो, जितनी भी महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी की, उनको 10 साल जो है छूट मिलेगा एज में। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। सामान्यतः जो केवीएस के एम्प्लॉई हैं उनको जो है कोई एज में बार नहीं है, एज कितना भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को देखते हैं क्या क्या इसमें ऐड की गई हैं। चलिए यहाँ पे और भी जितनी बातें हैं ईडब्ल्यूएस से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है, ठीक है। और ये आपको जो है पूरे के पूरे कौन कौन से सेंटर्स बताए गए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पूरा डाउनलोड करके देखेंगे तो सारी की सारी बातें मिल जाएंगी। वो बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे जो है सेंटर्स हैं। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं अंत में कहाँ तक ये जाता है। हाँ, प्राइमरी टीचर्स जितने भी होंगे पीआरटी में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको ऑनलाइन मोड पे फॉर्म को अप्लाई करना है। और जो फीस होगी वो 1500 के आसपास होगी। पीआरटी में फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस होगा कितना होगा, 1500 के आसपास होगा, ठीक है ना। आसपास क्या 1500 ही है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो ऑनलाइन सबमिशन है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वो 5 दिसंबर से जो है शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से 5 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट है इसका 26 तारीख को, ठीक है ना। 26 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है। मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जल्दी, देखिए सीटेट का जब फॉर्म आया था तो मैंने बहुत पहले से ही आपसे बोलना शुरू कर दिया था कि चूंकि सीटेट ने पहले आओ पहले पाओ की नीति जो है शुरू की है, इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और आपने देखा होगा कि सामान्यतः 6 या 7 तारीख आते आते बहुत सारे ऐसे जो है सेंटर्स थे जहां पे पूरी तरीके से सीट्स फुल हो चुकी थी। तो यहां भी यही आपको काम करना है। 5 तारीख से, आज जो है आपका 4 तारीख हो गया, कल आपका 5 तारीख है, कल से ही फॉर्म भरना शुरू होगा। जैसे ही ओपन होता है जो लोग भी इसके लिए पात्र हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर दे। क्यों वेट करना, 1-2 दिन के अंदर ही आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट है वो भी टेंटेटिव रखा गया है। आगे चल के केवीएस की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वो आपको मैं बता दूंगा जैसे ही वो आएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है, उस पर हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बस इस बारे पूरी जो है पीपीटी में, इस पूरी फाइल में इतनी ही बातें थी। अब कुछ बातें जो है आपको दूसरे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या है उन सारी चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। पीआरटी के लिए तो हम लोगों ने पूरा देख ही लिया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे और भी कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उनसे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन है आप देख के, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको भी फिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए भी निकला हुआ है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी निकला हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग पीजीटी में, ठीक है ना। पीजीटी में सामान्यतः आप देख सकते हैं कि कुल 12 विषय हैं जिनमें केवीएस ने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक। ये 12 ऐसे विषय हैं जिसमें आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और जो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, कुल मिला के जो है वो 1409 के आसपास जो है टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे टीजीटी। टीजीटी में भी कुल मिला के आप देखिए 3176 जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, इसके बाद जो है पीएनएचई, आर्ट एंड एजुकेशन हो गया। और ये सारे के सारे विषय आपको जो है देखने को मिल जाएंगे किसमें, तो टीजीटी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लाइब्रेरियन के लिए भी कुछ पोस्ट निकली हुई है। और प्राइमरी के लिए तो हम लोगों ने जो है पीछे देखा था, ये प्राइमरी जो है वो म्यूजिक के लिए है। जो कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे भी आए हुए थे जो म्यूजिक की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना। म्यूजिक के उनका सब्जेक्ट रहा म्यूजिक, और उसी के आधार पे वो जो है टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे। तो वो लोग के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। देखिए अच्छी खासी वैकेंसीज, 303 वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। आप लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद
अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं नीचे और देखते हैं क्या रखा गया है अलग अलग पोस्टों के लिए। हम लोगों ने पीछे देख लिया था पीआरटी के लिए, अब हम लोग पीजीटी और टीजीटी के लिए देख लेते हैं क्या इन लोगों ने रखा हुआ है स्किल। यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है पीजीटी के लिए वो 40 साल का है। 40 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी में जिस तरीके से छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, साथ ही साथ जितने भी महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं उनको 10 वर्षों का छूट टीजीटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आगे देखिए क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन तय किया गया है। यहाँ पे इनका जो क्वालिफिकेशन है वो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। जिस भी सब्जेक्ट में आपका होगा उसमें आपको जो है एमएससी होना चाहिए, और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। या तो आपकी मास्टर डिग्री हो उस जो है सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, विद 50% जो है मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये सारे के सारे जो है और भी विषय है। चलिए थोड़ा सा और नीचे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, पीजीटी बायोटेक वालों के लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, हाँ ये है आपका टीजीटी वालों के लिए। टीजीटी वालों के लिए मैंने बताया था कि सामान्यतः 9 जो है निकले हुए हैं 9 विषयों में, और इनका जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट है 35 ईयर, और साथ ही साथ जितना रिलैक्सेशन अलग अलग जो है मिल रहा है कैटेगरीज को, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और सभी जो है कैटेगरी की महिलाओं के लिए 10 साल, वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट combination of subject and in aggregate the electives subject and language in the combination of subject as under। जितने भी आपके विषय हैं वो क्या होने चाहिए, वो कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए जैसे अगर मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश देना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश जो है एज अ सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़े हुए हो। ठीक है, इंग्लिश जो है आप एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स आपने पढ़ा हो। साथ ही साथ अगर आप हिंदी टीजीटी देना चाहते हो तो हिंदी जो है आपने 3 साल पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, और वही अगर आप एसएसटी से देना चाहते हो तो नीचे दिए हुए 2 सब्जेक्ट जो है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इसमें होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है ना, मतलब या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी, इसमें से एक कोई होना चाहिए, और बाद बाकी ऊपर जो दिए हुए हैं उसका एक का कॉम्बिनेशन अगर आप एसएसटी से दे रहे हैं तो। इसके बाद साइंस है तो आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। संस्कृत है तो संस्कृत भी आप 3 साल तक ग्रेजुएशन में लगातार पढ़े हो, और अगर आपका मैथ है तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि पहला तो आपका जो है मैथमेटिक्स होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से कम आपका जो है 2 इसमें से कम होना चाहिए। ठीक है ना। टीजीटी वालों के लिए बीएड जो है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको बीएड आपके पास बीएड होना चाहिए पास। उसके बाद जो है आपको टीजीटी देने के लिए जो सीटेट का सेकंड पेपर है वो आपको जो है क्वालिफाई होना चाहिए। आप एक चीज देखे होंगे जो पीआरटी है उसके लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना है, और जो टीजीटी है उसके लिए सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना है, लेकिन जो पीजीटी है उसके लिए सीटेट का क्वालिफाई होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं कि क्या जो है टीजीटी वालों के लिए कौन कौन सी बातें यहाँ पे की गई हैं। बस ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी वो आपने देख ली। ठीक है, चलिए इसके बाद सीधे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं जो पीआरटी का सिलेबस है उसके ऊपर, क्योंकि इस बार पीआरटी में जो सिलेबस है उसको काफी हद तक चेंज कर दिया गया है, बहुत सारे आपको परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका चेंज किया गया है। आइए थोड़ा सा जो है देखते हैं इसको हम लोग। चलिए
ये असिस्टेंट कमिश्नर का है। इसके बाद इसी तरीके से जो है आपका पीआरटी का भी देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पीडीएफ्स हैं इसके, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेजेस में दिया हुआ है, इसीलिए जो है थोड़ा सा खोजना पड़ रहा है। पेशेंस रखेंगे आप लोग, ठीक है। आइए थोड़ा सा जो है हम लोग देखते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल का है ये, ठीक है। इसी तरीके से जो है चलिए देखते हैं नीचे थोड़ा सा। ये वाइस प्रिंसिपल का है, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत नीचे है। हाँ, वाइस प्रिंसिपल का भी चल रहा है, ठीक है। इसी के बाद आप जो है देखेंगे कहीं पे पीआरटी होगा, 12 पेज आ गए। स्कीम ऑफ, हाँ ये देखिए पीजीटी का है, ठीक है। तो पीजीटी में द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, मतलब 180 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पीजीटी में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पीजीटी में आपको होंगे, और आप देख सकते हैं जिसमें कैसे सेक्शंस बटा हुआ है सिलेबस का। प्रोफेसी जो पार्ट 1 है उसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज है 20 मार्क्स में 20 नंबरों में, जिसमें जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का और जनरल हिंदी जो है वो भी 10 मार्क्स का। फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपको 20 नंबर में दिया हुआ है। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप ये 40 मार्क्स में आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब जो पीजीटी है उसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का पोर्शन है जो पहले सामान्यतः 20 नंबरों में दिया करता था, वो पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं 40 नंबरों में है। यही पीआरटी में 60 नंबर कर दिया है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो 100 मार्क्स में होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब बढ़ जाते हैं हम लोग किसमें, सामान्यतः बढ़ जाते हैं हम लोग टीजीटी की तरफ। इसके बाद टीजीटी शायद आए, इसके बाद आपका जो है देखिए, हाँ टीजीटी का है, ये भी 180 मार्क्स के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। वही सेम आपको जो है 20 मार्क्स जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 के देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर वही आपकी जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये आपको जो है 40 मार्क्स में देखने को मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी में टीचिंग मेथोडोलॉजी 40-40 मार्क्स में देखने को मिल रहा है। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो होगा वो 100 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद अब डायरेक्ट हम लोग बढ़ जाएंगे किस पे, सीधे हम लोग आ जाते हैं पीआरटी में। इसी के बाद जस्ट जो है आपको पीआरटी का देखने को मिलेगा। हाँ चलिए, अब आपका जो है पीआरटी का सिलेबस देखने को मिला, थोड़ा सा डीप और इंटेंस इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन वही 180 मार्क्स के, पहले क्या था 150 मार्क्स का देता था, लेकिन अब जो है इसको 180 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो पहला सेक्शन है, ठीक है ना, उसमें आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स में, मतलब जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का और जनरल हिंदी जो है 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वाली बात है वो 20 मार्क्स में ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और खासतौर पे वो विद्यार्थी जो पहले से ही तमाम जो है जगहों पे जहां पे मैंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी स्टार्ट किया था, जहां पे उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उनके लिए बहुत एक अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि वो सारी की सारी चीजें जो अलग अलग एग्जाम्स में पढ़ाई जा रही थी टीचिंग मेथोडोलॉजी के रूप में, सीडीपी के रूप में, वो सब कुछ मैंने वहां पे कवर करा दिया था। उनके लिए तो एक बोनस पॉइंट होगा, ठीक है ना। पहले सिर्फ 20 नंबर में आता था, अब आप देखिएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी को 60 नंबर में 60 नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब खुद सोच के देखिए कि 180 में से 60 नंबर सिर्फ और सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स, साइंस उस स्तर पे अच्छा नहीं है, उनके लिए ये जो परिवर्तन है ना वो बहुत अच्छा है। जो मेहनत करना चाहते हैं और जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंग्लिश हो गया, या मान लीजिए आपका जो है मैथमेटिक्स में थोड़े से जो कमजोर थे या कह सकते हैं थोड़े से पीछे थे, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को उठा के सीधे सीधे 60 नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, ये भी बहुत डीप में हम लोग चर्चा करेंगे।
इसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है ये 80 मार्क्स में है। कई बच्चों ने पूछा कि सर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है। तो देखिए आप पीआरटी के टीचर बनने वाले, पीआरटी के टीचर का मतलब कक्षा 1 से 5 तक। अब कक्षा 1 से 5 तक सामान्यतः सीबीएसई बोर्ड में जितनी भी किताबें चलती हैं, ठीक है ना, उन सभी पे आपका जो है पकड़ होना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इस बार बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि किस एरिया से कितनी चीजें ये पूछेंगे। तो आइए देखिए क्या है कि सामान्यतः प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बात और, यहीं पे दिख रहा है कि जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका वेटेज इस बार 70 का होगा, 70% का, और जो इंटरव्यू है उसका जो वेटेज होगा 30% का होगा। तो ये भी काफी अपने आप में अच्छी बात है। तो सामान्यतः पहले आप रिटन पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए, उसके बाद इंटरव्यू तो धुआंधार तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए जो पीआरटी सिलेबस ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं पीआरटी में, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए जनरल इंग्लिश में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस, सामान्यतः जो पैसेज का पोर्शन है और ग्रामर का पोर्शन है वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। सेम यही चीज आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। पठन कौशल क्या है, शब्द सामर्थ्य क्या है, व्याकरण क्या है, मतलब पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि व्याकरण, दोनों ही इंग्लिश में भी और हिंदी में आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है, उसमें देखिए क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर कितने वर्षों का करंट अफेयर करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी केवीएस का एग्जाम होता है आप आंख मूंद के विगत 1.5 वर्षों का, पिछले जितने भी 1.5 वर्षों में इंपॉर्टेंट जो है स्कीम्स आए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज आए हैं, उन सभी के साथ कनेक्टेड रहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। पहले लोगों ने कुछ मतलब एक भ्रांति चली थी कि सामान्यतः 1 वर्षों का ही कंप्लीट करना है, और कभी ऐसा हो गया कि 1 साल 4 महीने पहले की जो है करंट अफेयर पूछ ली गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं विगत 1.5 सालों का, मतलब अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला हो तो सामान्यतः आप 1.5 साल पीछे चले जाइए, उसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है, न्यूज है, उन सारे जो है न्यूज से आप जो है अवगत हो जाइए। यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है। मैं बताऊंगा किन किन माध्यमों से आपको जो है इन सारी चीजों की प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आप सामान्यतः देखिएगा कि रीजनिंग एबिलिटी है, वही रीजनिंग जो सामान्यतः आप लोग करते हो सुपर 8 की प्रिपरेशन में, आप उस स्तर की रीजनिंग भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी, वही आप जो सुपर 8 में देखते हैं वैसा ही आपको कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है ना। 60 मार्क्स में जो आपको पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी देखने को मिली है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ हो गया, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ जो है डेवलपमेंट, कौन कौन से प्रिंसिपल हो गए, निरंतरता का सिद्धांत हो गया, अनुमान का सिद्धांत हो गया, दमक विकास का सिद्धांत हो गया, ठीक है ना, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो गया, वो सारी की सारी चीजें, डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस। इसके बाद डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हो गए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड मोरल, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी, कौन कौन से जो है डेवलपमेंट के डोमेन्स है। मैं कई बार आपको चर्चा करता हूं क्लास में ना कि एक बालक है अगर वो जन्म लेगा तो सामान्यतः 4 ऐसे मुख्य आधार हैं उसके, जिसपे उस बालक का विकास अगर होगा तो बच्चा मल्टी टैलेंटेड बनेगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। उसमें से आप देखिए आपका जो है शारीरिक विकास हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। हमेशा याद रखिएगा जो आपका सामाजिक विकास और इमोशनल जो डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सामान्यतः 4 आयाम हो गए। इसके बाद और भी जितने आयाम आएंगे, चाहे भाषा का विकास हो, चाहे नैतिकता का विकास हो, ये सारे के सारे इन्हीं चारों आयामों के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे केवीएस ने इस बात को बड़े अच्छे से संज्ञान में लिया है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट उसने बोला है, क्योंकि उसको पता है एक बहुत पहले डिबेट का विषय होता था कि पहले सोशल डेवलपमेंट होगा या इमोशनल डेवलपमेंट होगा। कुछ लोग कहते थे कि सोशल पहले होगा बाद में इमोशनल होगा, और कुछ कहते थे कि नहीं पहले इमोशनल होगा और फिर बाद में सोशल होगा। दोनों के दोनों डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो क्रम अगर बात करेंगे तो फिजिकल और कॉग्निटिव, ये दोनों तो क्रम से पहले और दूसरे पे बिल्कुल फिक्स है, लेकिन सोशल और इमोशनल की अगर बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मोरल जो है डेवलपमेंट हो गया, डेविएशन इन जो है
डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस हो गए, अंडरस्टैंडिंग एडolescents नीड्स चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया, मतलब एडल्टहुड का क्या जो है सीन है, क्या उन बच्चों की जो है नीड्स होती हैं, सामान्यतः किशोरावस्था में जो बच्चे पहुंच गए हैं क्या उनकी नीड्स होती है, क्या उनके साथ चैलेंजेस फेस करने को पड़ता है। मैंने बताया था कि जैसे ही बच्चा उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में एंटर करेगा वो एक संक्रमण काल में ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा होगा, जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं या वय संधि कहते हैं। और उस वय संधि में तमाम प्रकार की चीजें बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगी, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे, यौन अंगों में वृद्धि होगा, सामान्यतः लड़कियों में जो है पीरियड्स का आना शुरू होगा, लड़कों में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो ये तमाम जो है चीजें बच्चा नए तरीके से फेस कर रहा होता है, और वो जैसे ही अब आगे जंप करेगा, अपने किशोरावस्था में आगे बढ़ेगा, वो तनावग्रस्त होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो जी स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमको पढ़नी होगी। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। अभी कुछ दिन पहले ही ऑफलाइन बैचेस में मैंने आप लोगों को सामाजिकरण सोशलाइजेशन पढ़ाया, उसमें दो प्रकार की एजेंसियों के बारे में मैंने चर्चा किया। पहला एजेंसी है जिसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं और दूसरा जो है सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी में सामान्यतः आपका परिवार आता है और सेकेंडरी में और जो समाज से संबंधित चीजें हैं वो आती हैं, आपका विद्यालय हो गया, आपके आस पड़ोस हो गए, ठीक है ना। तो क्या उनका रोल है एक बच्चे के जो है सोशलाइजेशन में, सारी की सारी बातें हमको यहाँ देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग जो है टीचिंग लर्निंग, theoretical perspective on learning, behaviorism, cognitivism and constructivism with special reference to their implications for the role of teacher, एक शिक्षक का रोल क्या है, the role of learner, एक जो है विद्यार्थी का रोल कैसा होना चाहिए, nature of teacher student relationship, विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। सामान्यतः याद करिए, जब मैं शिक्षण कौशल पढ़ाता हूं और आप देखेंगे कि शिक्षण कौशल में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से लेके एनईपी 2020 तक का वो पूरा का पूरा इतिहास जो सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहा है, और प्रत्येक शैक्षणिक व्यवस्थाओं में किस तरीके से शिक्षक और छात्र का संबंध रहा है, ठीक है ना। पूछा पीछे जो है वैदिक कालीन जो है शिक्षा पद्धति में क्या शिक्षक और छात्र का संबंध रहा, आगे चल के बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में क्या संबंध रहा, आगे चल के मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति में क्या संबंध रहा शिक्षक और छात्र का। फिर उसके बाद जो है जैसे ही भारत जो है अंग्रेजों के जो है हुकूमत वाले टाइम में आएगा, उस समय क्या जो है इन लोगों का संबंध था। और जब छात्र, या आप कह सकते हैं कि जब भारत जब आजाद होगा उसके बाद क्या छात्र और शिक्षक का संबंध था, इन सारी बातों को जो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, कौन कौन से टीचिंग मेथड को आपको चूज करना है, जो अक्सर मैं आप लोगों को क्लास रूम में समझाते रहता हूं कि चूंकि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, तो आप एक ही तरीके या एक ही विधि का प्रयोग करके बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो देखिए बात आई है यहाँ पे कि चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना। कौन कौन से वो फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है। कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाया था कि वो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसमें बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, ठीक है ना, बच्चे की जो है अभिप्रेरणा हो गया, साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं थकान हो गया, अधिगम का समय हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं, ये सारी बातें। इसके बाद आप थोड़ा सा देखिएगा कि डिजाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे, प्लानिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ठीक है ना, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, करिकुलम के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से हम जो है सिलेबस को डिजाइन करेंगे, क्या सिलेबस का कॉन्सेप्ट है, क्या करिकुलम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है बताया था मैंने। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है क्या होगा, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत कार्ल रॉजर्स का, ठीक है ना।
किस तरीके से बच्चे जब अनुभव के माध्यम से किसी चीज को सीखेंगे, स्वयं करके सीखेंगे, तो उस अधिगम का जो प्रभाव है वो अस्थायी रूप में बच्चों के दिमाग में बना रह जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स हो गए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT क्या है फॉर टीचिंग लर्निंग। इसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग, किस तरीके से जो है लर्निंग को आप असेसमेंट उसका करेंगे, ठीक है ना। वो सारा का सारा आपका आकलन हो गया, मापन हो गया, मूल्यांकन हो गया, ये सारी की सारी चीजें आप जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर क्रिएटिंग कंडसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन क्या है, किस तरीके से जो है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। जहां पे एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे उन सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, या आप कह सकते हो कि दिव्यांग हो, उन सभी को एक ही कक्षा में बैठा के आप किस तरीके से शिक्षा देंगे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आइए। फिर थोड़ा सा और बढ़ेंगे, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल क्या है, मेंटल हेल्थ, स्कूल मेंटल हेल्थ जो है, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि सामान्यतः जब तक विद्यालयों में प्रॉपर जो है आपके काउंसलर्स की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक बतौर शिक्षक आपको विद्यार्थियों का काउंसलिंग का भी काम करना होगा। इतना मनोविज्ञान क्यों आपको पढ़ाया जाता है, इतना जो है क्यों ये लोग डिमांड करते हैं कि एक जो है एस्पिरेंट को इतना मनोविज्ञान आना चाहिए, इसलिए कि अगर आपको मनोविज्ञान आएगा तो आप भी बच्चे की काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, उसके मेंटल हेल्थ का आप ध्यान दे पाएंगे। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें। फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, बहुत सारी इसमें बातें हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, देखिए बहुत बड़ा NEP 2020 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है क्या जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर होते हैं, एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद RTE 2009 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें, फिर पेडागोजी से संबंधित, असेसमेंट से संबंधित कुछ बातें हैं। तो ये बहुत ब्रॉड जो है आपको इस बार टीचिंग मेथोडोलॉजी CDP का पोर्शन आप कह लीजिए देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। आगे जो है देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है 80 मार्क्स में, जिसमें आप देखिए एक नोट यहां दिया हुआ है, द इंटरव्यू इज ऑफ 60 मार्क्स इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है ना। तो यहां पे 60 मार्क्स का 180 मार्क्स का तो आपका हो गया रिटन एग्जामिनेशन, और इसके बाद आप देखिएगा कितने नंबर का, तो 60 नंबर का आपको जो है वो होगा इंटरव्यू, जिसमें डेमो भी शामिल है और जिसमें इंटरव्यू भी शामिल है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे KVS की, तो आपको वो एक टॉपिक बोलेंगे, या तो आप खुद आपको बोल देंगे खुद से चुन लीजिए, और या तो खुद ही वो आपको दे देंगे, ठीक है ना, और बोलेंगे आप पढ़ाइए बोर्ड पे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा एक डेमो क्लास के लिए, और साथ ही साथ आपका जो इंटरव्यू होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन होगी। और उसके बाद जो अंततः आपका मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जामिनेशन का 70% और इंटरव्यू का 30%। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बार जो इंटरव्यू है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये थी आपकी जो है पूरी की पूरी, आप कह सकते हैं PRT, TGT, PGT, इन सभी का जो है आप कह सकते हैं PRT, TGT, PGT का जो सिलेबस है, PRT का सिलेबस हम लोगों ने बहुत डीप और इंटेंस तरीके से देखा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजों को हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ किताबों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अक्सर पूछते हैं कि सर बताइए कौन कौन सी किताबें हमें लेनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्ट्रेटेजी और बुक्स के बारे में। पहली बात तो वो कैंडिडेट जो इस एग्जामिनेशन में अलाउड है, मतलब जो पहले से स्टेट क्वालिफाई हैं, क्या करें, पूरी तरीके से अपने दिमाग को 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिए।
तकरीबन 10 से 12 घंटे आपको टाइम देना होगा इस नौकरी को पाने के लिए। देखिए, मूल जो मेरा इतना लंबे समय से आपको, इतना देरी से जो आपको सारी की सारी बातों को मैंने बताया, उसका मूल जो उद्देश्य था वो यही था कि कहीं ना कहीं आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6000 प्लस सीटें कम नहीं होती हैं पीआरटी में। अगर आपने एक सीट यहाँ पे अपनी सुनिश्चित कर ली तो इतना जरूर मान के रखिए कि अगले साल में, जो मैंने बोला था दिवाली के टाइम पे कि अगली दिवाली जो है आप अपने विद्यालय में मनाओगे, तो बिल्कुल आप अपनी जो है दिवाली विद्यालय में ही मनाएंगे अपने, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए एकदम अपने आप को तैयार रख लीजिए। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए भी आज से ही आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है। एक छोटा सा बोर्ड खरीद लीजिए, अपने रूम में रखिए, मार्कर ले लीजिए, कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज, मान लीजिए आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक हो, उसी को लिख के और सामने शीशा लगा लीजिए, पढ़ाना शुरू करिए। शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं से आंखों में आंखें डाल के बात करिए। वो इंटरव्यू में, डेमो में सिर्फ और सिर्फ आपका, डेमो में देखिए आपका जो है टीचिंग का स्टाइल देखते हैं, और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आखिरकार आपके अंदर वो टीचर बनने की योग्यता है भी या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए आपके अंदर जो है वो बोल्डनेस ना हो, या सामान्यतः लीडरशिप क्वालिटी ना हो, या बोल्डली आप जो है चीजों को समझा नहीं पाते हो, या टीचिंग स्किल्स आपके अच्छे नहीं होंगे, तो नो डाउट वो आपको जो इंटरव्यू में कम मार्क्स देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी से उसके ऊपर आपको ध्यान देना शुरू कर देना होगा। आप जब बैच में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में जो इंटरेक्शन करिए, वो बातें जो हो सार्थक हो, हिंदी में ही बात करिए, लेकिन जो बातें हो वो किसी एक मुद्दे पे हो, तर्क के आधार पे आप बातें करिए उसके ऊपर। साथ ही साथ कोशिश करिए कि इंग्लिश में आप बातें करें, ठीक है ना। इसके बाद जो है, अगर हम कुछ किताबों की बात करें तो देखिए यहाँ पे भले ही आपको आपके सिलेबस से ईवीएस को थोड़ा सा रखा, ईवीएस को रखा गया है, एसएसटी और साइंस को भले ही थोड़ा सा जो है हटा दिया गया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, 3 से 5 तक का ईवीएस की किताबों को आपको कवर करना है, और 6 से 8 तक आप लोग एसएसटी की किताबें, साइंस की किताबें और मैथ की किताब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, या अपनी तैयारी के साथ साथ इसको 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल दीजिए कि एनसीईआरटी 3 से 5 तक। देखिए, जितने भी विद्यार्थी थे जिनको मैंने पहले से ही बोल रखा था कि आप लोग 3 से 5 की जो एनसीईआरटी की किताब है ईवीएस की, उसको प्रिपेयर करिए। जिन्होंने कर लिया होगा वो इस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आगे होंगे, ठीक है ना। सबको मैंने बोला था कि आप लोग कर लीजिए। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो सारे के सारे 3, 4, 5 एनसीईआरटी की किताब बहुत सीरियस होके एक एक बात को पढ़िए, हाइलाइटर उठाइए, उससे नोट्स बनाइए, ठीक है ना। फिर वही काम 6, 7, 8 एसएसटी उठा लीजिए, आपका जो है मैथमेटिक्स उठा लीजिए, और थोड़ा जो है आप चाहे तो साइंस उठा लीजिए, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इसने ईवीएस तो जरूर बोला है, ठीक है ना, ईवीएस जरूर इसने बोला है, लेकिन ईवीएस में वो सभी की सभी, चाहे एसएसटी का पोर्शन देख लीजिए या थोड़ा सा साइंस का पोर्शन देख लीजिए, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में एक जगह उसने बोला है कि जितने भी लेवल्स होंगे वो कक्षा 12वीं के लेवल के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आप लोग 3, 4, 5 का ईवीएस और साथ ही साथ जो है 6, 7, 8 का मैथमेटिक्स, साथ ही साथ एसएसटी और साइंस, इतनी चीजें धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कैसे आपको तैयार करना है इस बात को समझिएगा। अगर आपके पास किताबें ना हो, ठीक है ना, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं फिर बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपके पास किताबें नहीं है एनसीईआरटी की, तो आपको क्या करना है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और एक ऐप आता है जिसका नाम है फिलॉइड, ठीक है ना। क्या नाम है? फिलॉइड। गूगल प्ले स्टोर पे फिलॉइड जैसे ही आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, वहां पे एनसीईआरटी लिख के चलाएगा, एनसीईआरटी बुक्स लिख के चलाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप को, बहुत अच्छा ऐप है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बहुत अच्छी किताब है, आपको एक भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ इस जो है ऐप को डाउनलोड करना है अपने में, ठीक है। इसके बाद और किताबों की अगर हम चर्चा करें तो सामान्यतः आप इंग्लिश के लिए एक किताब ले लीजिएगा, रेन एंड मार्टिन की आती है कक्षा 10वीं में ग्रामर की, काफी अच्छी किताब है। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं इंग्लिश के, सभी के सभी कहीं ना कहीं रेन एंड मार्टिन को जरूर पढ़े होंगे, जरूर उसी को बेस मान के अपने जो है चीजों को बनाए होंगे। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ में कह रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छी किताब है रेन एंड मार्टिन की, उसको जरूर जो है आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है ना, गला थोड़ा सूख रहा है।
इसके बाद रेनिन मार्टिन के बाद जो है आप अगर लेना चाहें तो पैरामाउंट की एक किताब आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 लीजिएगा, काफी अच्छी किताब है, ठीक है। उसमें तमाम वोकैब्स हैं, वो बहुत आपको फायदा देंगी इस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। इसके बाद ल्यूसेंट की एक सामान्य हिंदी की किताब आती है, हिंदी ग्रामर के लिए बेस्ट किताब है, ठीक है ना। आप उसको लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। समय समय पे और भी जो बातें होंगी और भी जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको मैं देता रहूंगा, ठीक है। अब एक अंतिम बात जो काफी इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सीटेट अपीयरिंग का क्या होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक तो 2018 के बाद कुल मिला के 4 साल का समय लग गया वैकेंसी आते आते, और अगर वैकेंसी आई भी तो तकरीबन 30 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार सीटेट में अपीयर हो रहे हैं, उनको अलाउ ही नहीं किया इसमें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सभी को कोशिश करके सभी लोगों को मिलके ये करना होगा कि ये बात जो है उन तक पहुंचा दें कि भैया जुलाई में आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया था सीटेट का, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, जुलाई में आपने कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया था। अगर जुलाई में आपने ले लिया होता तो तमाम ऐसे बच्चे जो अभी का वेट कर रहे थे वो उसी समय क्वालिफाई हो गए होते। तो इसमें बच्चों की तो कोई गलती है नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है आपको कि जो आपने 26 दिसंबर का डेट बोल रखा है कि तब तक कंप्लीट हो जाए। अब आप बताइए, सीटेट अभी होगा दिसंबर में जो है, मान लीजिए 20 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 15 तारीख से स्टार्ट हो जाए और पूरा का पूरा जनवरी तक चलेगा, 15 जनवरी 20 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा, 15-20 जनवरी के बाद जो है एक ऐसा समय आएगा जहां पे आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनका जो है रिजल्ट आ जाए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इन बच्चों को आप अलाउ कर दें, जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक इनके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, ये आप उसमें एक क्लॉज को ऐड कर दें, ठीक है ना। बस इतना ही यहाँ पे आप काम करिएगा। और वो विद्यार्थी जो इस बार सीटेट दे रहे हैं किस तरीके से अपनी इस बात को सरकार तक या उस संस्था तक पहुंचाएंगे, तो देखिए हमारे पास सोशल मीडिया जो है का एक बहुत बड़ा जो है, आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का हमारे पास पावर है। आप ट्विटर पे, एक मैं बता रहा हूं आपको जो है, ट्विटर पे हैशटैग, इसको ट्रेंड कराइए, ठीक है ना। हैशटैग है कि सीटेट कैपिटल में रखिएगा, इसके बाद जो है अंडरस्कोर दीजिएगा, अपीयरिंग ए को कैपिटल में रख के सीटेट अपीयरिंग, इसके बाद वैलिड वी को वैलिड इन पीआर, वैलिड इन केवीएस, वैलिड इन केवीएस, आप चाहें तो यहां पे लिख लें केवीएस, ठीक है ना। सीटेट को कैपिटल में लिखिएगा, उसके बाद अंडरस्कोर दीजिएगा, फिर जो है ए को कैपिटल, उसके बाद सब छोटा लिखिएगा, अपीयरिंग वैलिड इन, वी को कैपिटल में लिख के वैलिड इन केवीएस लिख दीजिएगा। केवीएस जो है आप कैपिटल में ही लिखिएगा। इससे होगा क्या कि अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कराएंगे, लोगों के संज्ञान में आएगा, तो जरूर ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें शामिल किया जाए, लेकिन सबको लगना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी लोग लगेंगे, सारे विद्यार्थी, आप 30 लाख की संख्या में अगर आप इसको ट्रेंड कराएंगे तो क्यों नहीं वो आपको शामिल करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल इसमें जो है शामिल हो सकते हैं, इसको ट्रेंड कराइए। और अगर मान लीजिए नहीं भी हो पाते हैं तो कम से कम अपनी कोशिश तो हम लोग करें, या बिल्कुल छोड़ दें उन विद्यार्थियों को जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या जो है जो इस बार अपीयरिंग में है। तो यही सब सारी बातें हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बातों को लेके क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या चीजें होंगी इसके लिए, सीटेट वालों के लिए क्या जो है आगे चल के कोर्सेज होने वाले हैं, क्या जो है उनके लिए आप देखेंगे अलग अलग वीडियोस होने वाले हैं। सारी बातों पे हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये जो नया मेरा इनिशिएटिव है काफी अच्छा लगा होगा। बने रहिए ऐसे, अब रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। जय हिंद।